नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में आज इस कार्यक्रम का 7वां भाग लेकर। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैं आप सभी दर्शकों का एक लंबे अंतराल के बाद स्वागत करता हूं। लगातार आप सभी दर्शक, कई दर्शक तो यहां तक कहने लगे थे कि आपका एक और चैनल भी है, लगता है आप उसे भूल गए हैं। चूंकि व्यस्तता लगातार इधर कोई ना कोई कार्यक्रम हर दिन था और इसी कारण फलित ज्योतिष सीखने के इस कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन चलिए आज इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। आज का मुख्य विषय है ग्रहों की बाल आदि अवस्था। जन्म कुंडली में ग्रहों की अवस्थाओं को जैसे हम सभी की अवस्था होती है, वैसे ही ऋषियों ने ग्रहों की अवस्था भी तय की है। वैसे तो न तो कभी ग्रह बाल अवस्था में होता है, न वृद्ध अवस्था में होता है, न युवा न मृत, वो कभी किसी अवस्था में नहीं होता, वो सदैव एक अवस्था में है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र को जब कहा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे इस पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है, जब ये कल्पना ऋषियों ने की तो उन्होंने ग्रहों की अवस्थाओं का भी निरूपण किया कि ग्रह भी हमारी तरह अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सम और विषम राशि में ग्रहों की अवस्था के बारे में बताया कि इस अंश से लेकर इस अंश तक ग्रह होगा तो वो बाल अवस्था का होगा और यहां पर मृत अवस्था का होगा। एक ज्योतिषी जो जन्म कुंडली अध्ययन कर रहा हो, उसे ग्रहों की इन अवस्थाओं का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव गोचर में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और शनिदेव का आम जनमानस पर बेहद प्रभाव है। ये सब आप सभी हम जानते ही हैं इस बारे में। आज मैं इसी विषय को लेकर के, यानी शनिदेव के मार्गी प्रभाव को लेकर प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव वो देने जा रहे हैं, इस पर चर्चा लेकर के आने वाला था। लेकिन सोचा कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन फलित ज्योतिष हम सीखते हैं, तो चलिए यही कार्यक्रम आज कर लेते हैं। शनिदेव थोड़ा सा इंतजार तो कर ही सकते हैं, तो कल उनकी चर्चा हम कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, ये आज 7वां भाग है इस कार्यक्रम का और 6ठा भाग जहां पर मैंने रोका था वहां मैं ग्रहों की उच्च और नीच अवस्था के बारे में आपको बता रहा था। ग्रह मेष राशि में सूर्य क्यों उच्च के होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो वो नक्षत्र वहां केतु का होता है और केतु जो मोक्ष का कारक है, वहीं आत्मा जाकर के उच्चता को प्राप्त कर सकती है। ये एक तर्क था, लेकिन मैंने अपने द्वारा बताया सोचा वो तर्क आपको बताया था जो आप बड़ी आसानी से आत्मसात कर सकते थे। मैंने ग्रह नीच के ठीक उससे, जहां वो उच्च के होते हैं, ठीक उसकी 7वीं, वहीं से 7वीं राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो नीच के क्यों होते हैं, यह विषय मैंने वहां छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो मैं जल्दी, क्योंकि इस विषय पर पूर्व में भी मेरी चर्चा हुई है और मैं आपको यहां बता देता हूं कि यह किसी ग्रंथ में आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। यह कहीं ना कहीं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे सूत्र ही है, जिसे आप अपने जीवन से जोड़ सकते हैं, ग्रहों को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में इसलिए उच्च के क्योंकि वो पराक्रम की राशि है। राजा जब पराक्रम करेगा, पुरुष जब पराक्रम करेगा तो वो उच्च का होगा। जो कर्मठ है जब वो पराक्रम करेगा तो वो उच्च का होगा। लेकिन जब वो भोग की शरण में चला जाएगा, ऐश्वर्य की शरण में चला जाएगा, तो सीधी सी बात है उसे नीचता ही हासिल होगी। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर एक राजा है वो पराक्रम कर रहा है तो उसका भी सम्मान, उसके राज्य का भी सम्मान, उसका भी वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन एक राजा अपने राज्य के भलाई की बात सोचना छोड़कर केवल भोग की शरणागति ग्रहण कर ले। शुक्र की राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तुला राशि यानी शुक्र की राशि, शुक्र भोग ऐश्वर्य के कारक ग्रह। तो जैसे ही वो भोग ऐश्वर्य की शरणागति में होगा, सीधी सी बात है वो नीच के समान ही फल देने वाला बन जाएगा। यानी न तो उसके राज्य का वर्चस्व, न उसका वर्चस्व, न राज्य बढ़ेगा, सबका विकास बाधित हो जाएगा। अब बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के क्यों होते हैं, यह विचारणीय है। अब यहां गौर करिए
कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के इसलिए होते हैं कि चंद्रमा है मां का कारक, चंद्रमा मां का कारक ग्रह है। हालांकि मैंने आप लोगों को पूर्व में यह बात बता रखा है कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, इन दोनों का अगर अंश आप देखें तो जब ये मृत अवस्था में होते हैं वहीं पर ये उच्च और नीच के हो जाते हैं। अर्थात मन का क्या उच्च होना और मन का क्या नीच होना, वैसे ही बुद्धिमत्ता ज्ञान का क्या उच्च होना और क्या नीच होना। अब जरा देखिए कि मंगल की साधारण राशि है वृश्चिक राशि, यानी पराक्रम की राशि है। मंगल को छोटे भाई बहन का कारक माना गया है। इसको जरा अपने ऊपर घटा करके देखिए, अपने घर के ऊपर घटा करके देखिए। अब चंद्रमा है मां, उदाहरण से समझिए कि एक मां जब उनके बेटे बहू कहीं निवास कर रहे हो, कहीं दूर रह रहे हो, उनके पास जब जाती है और जाते ही मां को उनकी बहू कहे कि यहां भी आकर के आपको काम करना है, तो मां को क्या मिलेगा? उदासीनता, नीचता। लेकिन गौर करिए कितने अंश तक? 3 अंश तक। इसके बाद मां को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये मेरे बेटे का घर है, मुझे ये क्या सोचना, मुझे तो काम करना ही है। वैसे ही अगर कोई बहन अपने भाई के घर जाए और वहां भी जाकर के उसे कहा जाए कि यहां भी आकर के तुमको काम करना है, तो वो अपने घर में काम करती है, लेकिन जब भाई के घर में आती है तो वो काम करने के लिए नहीं आती, आनंद करने के लिए आती है। लेकिन यहां भी उसको काम करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले वो दुखी हो जाएगी कि अपने भी घर काम और यहां भी काम। यानी कैसी अवस्था? उदासीन अवस्था। ग्रहों की नीच अवस्था का क्या अर्थ हुआ? उदासीन अवस्था। कितने अंश तक? 3 अंश तक। क्यों 3 अंश तक भाई? क्योंकि उसके बाद उसे समझ में आ जाएगा कि ये मेरे भाई का घर है, मैं यहां नहीं करूंगी तो कहां करूंगी। साधारण सी बात है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी अपने जीवन में घटित होता है। अब वैसे ही आगे बढ़ जाइए, मंगल की बात कर ली जाए। मंगल कहां पर उच्च के होते हैं? तो शनि की राशि में उच्च के होते हैं। कहां पर सेनापति उच्च हो सकता है? राजा के घर में तो उच्च हो नहीं सकता, फिर वो कहां उच्च होता है? तो दास के घर में। शनि दास के कारक हैं। कर्क में वो नीच का क्यों हो जाता है? क्योंकि ये मां का घर है। मां का कारक चंद्रमा, कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी बलशाली हो, मां के पास आए, बहन के पास आए तो यहां आकर के वो पराक्रम नहीं दिखा सकता। यहां वो जब तक रहेगा, यानी 28 अंश तक जब तक है, वो पराक्रम अपना नहीं दिखा सकता। पराक्रम उसे अपना भूलना ही होगा। मां की गोद में कितना भी पराक्रमी बालक हो, वो अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता। तो सीधी सी बात है कि पराक्रम से जो पराक्रमी च्युत हुआ तो वो नीच हुआ। बड़ी साधारण सी बात है। अब बुध की बात कर लीजिए। बुध कहां पर उच्च के होते हैं? तो स्वगृह में। क्यों? क्योंकि एक बालक अपने ही घर में उच्च हो सकता है, उसको जितनी स्वतंत्रता अपने घर में प्राप्त होती है और कहीं नहीं। नीच का कहां होगा? गुरुकुल में शिक्षा जहां मिलती है, पढ़ाई पाठशाला में, सबसे ज्यादा उदासीन जगह उसके लिए वही है। कब तक? कहा 15 अंश तक। 15 अंश तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको भी पता है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चल सकता। तो 15 अंश तक वो जी चुराता है, भागता है। पहले जाने से आजकल देखने में मिल जाएगा बच्चे, अब तो खैर कोरोना में पढ़ाई ऐसी हो नहीं रही है, लेकिन जब बच्चे जाते हैं तो कई बच्चे तो रोते हुए ही जाते हैं, तो सामान्य दिखाई पड़ जाता है। देवगुरु की अगर बात कर ली जाए, देवगुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में। कर्क यानी चंद्रमा की राशि। कर्क केकड़े का स्वभाव क्या है कि पानी में अगर उसको आप देखें तो जैसे कुछ रिसर्च कर रहा हो, खोज रहा हो। तो जहां रिसर्च हो, जहां खोज हो, वहीं देवगुरु उच्च के होते हैं। नीच के कहां होते हैं? तो वो मकर में आकर के नीच के होते हैं। मकर में नीच के वो क्यों हो जाते हैं? गुरु हैं ये। गुरु दासत्व के घर में, राजा के घर में जाए तो उन्हें सम्मान मिले, आतिथ्य मिले, उन्हें उच्चता मिले, लेकिन दास के घर में जाकर के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अथवा शनिदेव न्यायाधीश हैं और देवगुरु ज्ञान। अब न्यायाधीश अपने ज्ञान में लगा हुआ है कि जो मैं कहूं वो सही, और ये देवगुरु हैं, इनका अपना ज्ञान है, तो इनके ज्ञान की वहां नहीं चलनी। ध्यान से सोच के देखिए कि एक गुरु, शिक्षक और एक न्यायाधीश, दोनों के बीच अगर समानता की जाए तो न्यायाधीश अपने ऊपर, अपने जगह पर अड़ा रहेगा कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं यही सही है। लेकिन गुरु, अगर हो सकता है गुरु कहे कि नहीं, यहां पर यह कुछ गलती दिखाई पड़ रही है, न्यायाधीश कहेगा नहीं, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। तो सीधी सी बात है यहां नीच होना। और वैसे भी दास के घर में आकर के अगर दास मानते हैं तो वहां भी इन्हें कोई उच्चता, कोई पदवी नहीं मिलने वाली है। यहां पर आकर के उन्हें कोई वैसा सम्मान नहीं, तो नीच। शुक्र को ले लीजिए।
शुक्र को ऊंचाई कहां मिलती है? मैंने कहानी से बताया था, वेश्या की कहानी, कि वो जब ज्ञान के घर में जाता, वेश्या का मतलब उदाहरण दिया था, ऐश्वर्य को जैसे ही ज्ञान मिल जाए तो सीधे सी बात है उसे उच्चता मिल जाए। और नीच कहां? तो एक 16 श्रृंगार से सजी हुई युवती और उसे एक बालक के साथ छोड़ दिया जाए, तो ये उसका सबसे बड़ा अपमान यही होगा कि उसके सजाव का, श्रृंगार का कोई पूछ नहीं। तो सीधी सी बात है, वो बुद्ध के घर में आकर के ही उसे नीच का होना है। वो और कहां नीच हो, यहां पर उसे कोई पूछने वाला नहीं। और बात अगर शनिदेव की आए तो शनिदेव कहां नीच के होते हैं, उच्च के कहां होते हैं? तो सीधी सी बात है, तुला राशि में जहां ऐश्वर्य यानी दास को अगर ऐश्वर्य मिल जाए तो उसे उच्चता मिलती है, लेकिन दास को पुनः काम करने को मिल जाए यानी मंगल की राशि, पराक्रम की राशि, तो उसे उदासीनता ही होगी कि जहां देखो वहां काम। तो काम में जिसका काम ही है केवल दिन भर काम करना, उसे और काम दे दो तो उसे दुख तो होगा ही होगा। तो ये कारण है जो सरल कारण है। असल में आप इसे अगर कहानियों से अलग कर दें तो ये याद रखने के लिए कि एक सरल तरीका, कितना सरल है कि ये हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, हम भी तो ऐसा ही सोचते हैं। हमारे ऋषियों ने ग्रहों को बिल्कुल हमारे साथ जोड़ दिया। अब आते हैं आज के मुख्य विषय की ओर, ग्रहों की अवस्था। यहां बोर्ड पर आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो आपको यह याद रखना होगा कि सम विषम राशियां, अब सम विषम याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 12 राशियां हैं जिसमें 6 राशियां सम होंगी और 6 राशियां विषम होंगी। मेष राशि विषम राशि है तो वृषभ राशि सम राशि है। जो भाज्य है वो विषम, जो अभाज्य है वो सम, जो भाज्य है वो सम, जो अभाज्य है वो विषम। अब हमें मेष राशि से लेकर के बाकी हर राशि में ग्रहों की ये जो 5 अवस्था होती है, जो कि हमारी अवस्था होती है। हम पहले बालक होते हैं, जन्म लेते हैं बाल्यावस्था में, इसके बाद कुमार अवस्था में पहुंचते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध और मृत। ऋषियों ने कहा कि ग्रहों की भी कमोबेश ऐसी अवस्था होनी चाहिए। मैं पुनः कहूंगा कि प्रिय दर्शकों, आज जब ज्योतिष पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, खोज हो रहा है, तो शोध में यह बात समझ आती है कि अगर आप पुराने ग्रंथों को उठा लें तो वहां साफ साफ लिखा है कि मृत का ग्रह है तो यह बिल्कुल प्रभाव विहीन है, कुछ नहीं प्रभाव देगा, जबकि असल में ऐसा नहीं है। और यह मैंने बताया, जब मेरे कार्यक्रम आप लगातार देखते हैं मेरे चैनल पर, तो आप जानते हैं मैंने सदैव इस बात को सिद्ध किया कि ग्रह असल में तत्व को प्रदर्शित करते हैं। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये ग्रह अगर आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, उदाहरणार्थ कि अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा मृत अवस्था में है तो जल तत्व की उसके शरीर में कमी, ये कमी को प्रदर्शित करता है। लेकिन जल ही ना हो तो वो जिएगा कैसे? अब जैसे प्राच्य ग्रंथों ने कहा तो क्या मतलब वो गलत कह रहे थे? नहीं, वो अपने हिसाब से अपनी जगह पर सही कह रहे थे। बदलते वक्त में ज्योतिष में बहुत सारे रिसर्च होंगे, खोज होंगे और नई नई चीजें हमारे सामने आएंगी। तो कहने का तात्पर्य, ग्रह न तो कभी बाल अवस्था में, अब अस्त ही की बात ले लीजिए, कहां है चंद्रमा और कहां है सूर्य, कभी कोई ग्रह अस्त होता ही नहीं। और विशेष करके मैंने सदैव कहा, जैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र यह दृष्टि विज्ञान है, सूर्य का अस्त होना, तो क्या कभी सूर्य अस्त होते हैं? जवाब है नहीं, सूर्य कभी अस्त नहीं होते। सूर्य तो अपनी धुरी पर एक जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, वो कभी अस्त नहीं होते। अगर अस्त होना ही है तो पृथ्वी का अस्त हो सकता है, क्योंकि ये चक्कर लगा रही सूर्य की। तो कहने का तात्पर्य ये दृष्टि विज्ञान है। ऋषियों ने देखा कि सूर्य यहां से शुरू कर रहे हैं, पूर्व से और पश्चिम में चले जा रहे हैं, तो ये हमें दिखाई पड़ा और उसी के आधार पर ग्रहों का सूर्यास्त और सूर्योदय तय कर दिया गया। जबकि सूर्य न तो अस्त होते हैं न उदित होते हैं, न कोई ग्रह मृत होता है न बाल अवस्था में होता है, वो सदैव एक अवस्था में है। लेकिन इसका प्रभाव है, आम जनमानस पर इसका प्रभाव है। सबसे पहले देखिए कि ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 अंश तक, नोट करिए 0 से लेकर के 6 अंश तक बाल अवस्था में होता है। यह ग्रह की सबसे कमजोर अवस्था होती है। एकदम नोट करके रखिए कि ये जो बाल अवस्था होती है यह सर्वाधिक कमजोर अवस्था होती है, यानी इस अवस्था का ग्रह बेहद कमजोर प्रभाव देने वाला होता है। इसके बाद 7 से लेकर के 12 अंश तक, ये किस राशि की मैं बात कर रहा हूं? तो विषम राशि की। विषम राशि कौन कौन? तो मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, इसके बाद तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि। तो इन राशियों में अगर ग्रह 0 से 6 अंश तक है तो बाल अवस्था, 7 से लेकर के 12 अंश तक है तो यह कुमार अवस्था है। अब
जैसे एक बालक का जितना बल होता है उससे थोड़ा अधिक बली वो कुमार अवस्था में होने पर पहुंचता है, ठीक वैसे ही ग्रहों के प्रभाव को आप बढ़ाते जाइए। तो सबसे अधिक बलशाली व्यक्ति कब होता है? तो युवा अवस्था में। जब वो युवा होता है तो वो सबसे ज्यादा बलवान होता है। ठीक वैसे ही ग्रह सम राशि में हो या विषम राशि में, युवा अवस्था का ग्रह यानी कि 13 से लेकर के 18 अंश तक का ग्रह, आप अपनी जन्म कुंडली में भी इस चीज को देख सकते हैं और किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं वहां इस बात को देख सकते हैं कि जो भी ग्रह 13 से 18 अंश के बीच का होगा, 13 से 18 अंश तक का होगा, वही ग्रह जन्म कुंडली का सबसे बली ग्रह होता है। वही ग्रह सबसे बली होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह वही होता है। तो और वृद्ध अवस्था 19 से लेकर के 24 अंश तक विषम राशि में ग्रह की वृद्ध अवस्था होती है और 25 से 30 अंश तक विषम राशि में ग्रह मृत अवस्था में होते हैं। सम राशि समझ सकते हैं आप, वृषभ जो भाज्य राशियां हैं 2, 4, 6, यानी कि 2 वृषभ राशि, 4 कर्क राशि, 6 कन्या राशि, 8 वृश्चिक राशि, 10 मकर राशि, 12 मीन राशि। तो ये 6 राशियां जो हैं ये सम राशि है और सम राशि में 25 से 30 अंश तक उल्टा, ठीक उल्टा हो जाता है, ग्रह बाल अवस्था का माना जाता है। यह ग्रह भी एकदम से नगण्य प्रभाव करने वाला कहा गया, बेहद इसका प्रभाव कमजोर है। शास्त्रकारों ने कहा कि यह बिल्कुल प्रभाव विहीन है, लेकिन मैंने कहा कि अगर वर्तमान ज्योतिष पर शोध चल रहे हैं जिस तरह की खोज, इनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। 19 से 24 अंश तक यह कुमार अवस्था में, यानी यहां उल्टा हो गया, अंश को उल्टा करके अब यहां देखना है। अगर सम राशि में ग्रह को देख रहे हैं और वो 19 से लेकर के 24 अंश पर है तो वो वृद्ध अवस्था में नहीं है, कुमार अवस्था में है। युवा अवस्था का बल दोनों ही राशियों में, यानी सम और विषम दोनों ही राशियों में एक ही अंश पर होता है, 13 से 18 अंश तक। और यही ग्रह का, जैसा मैंने कहा, सर्वाधिक बली पॉइंट है। इसी पॉइंट का ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत माना गया है। वो पापक ग्रह है तो पूर्ण पापक ग्रह का प्रभाव देगा, शुभ ग्रह है तो पूर्ण शुभ ग्रह का प्रभाव देगा। इसके बाद 7 से 12 अंश तक वृद्ध अवस्था में उल्टा और 0 से 6 अंश तक मृत अवस्था में। तो यह है ग्रहों की अवस्था। आप इसे मुंह जबानी याद कर लीजिए, इसे आपको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में एक बार सोच लीजिए। सम विषम राशियां 6 राशियों को मैंने बांट दिया, आप याद रखें इस चीज को। 1 से 30 अंश तक आपको पता ही है। अब जो विषम राशि में आप होंगे तो 0 से एकदम रट्टा, कितना सरल है, 0 से लेकर के 6 अंश तक बाल अवस्था, 25 से 30 तक मृत अवस्था, इसी में बाकी का बीच का जो अवस्था है 6 अंश बढ़ाते चले जाइए, कुमार, युवा, वृद्ध। और ठीक अगर आप सम राशि में आ जाते हैं तो 25 से 30 तक वृद्ध अवस्था का और 0 से 6 तक बाल अवस्था का वो ग्रह होगा। तो बस इसी अवस्था को आप अगर याद रख लेते हैं, माफ करिएगा, 25 से 30 तक बाल अवस्था और 0 से 6 अंश तक मृत अवस्था, में उल्टा बोल गया था, तो इसको बस आप याद रख लीजिए। और तब जब आप जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे तो कुंडली में हमने देखा कि यह ग्रह बहुत अच्छे भाव में बैठा है, लेकिन जब मैंने अंश देखा तो पता चला कि वो ऐसी अवस्था में है जहां उसका फल बहुत कमजोर है। तो जब भी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे वहां ग्रहों की अवस्था हमें जबानी याद होनी चाहिए। तो आशा करता हूं आज का विषय आपको आसानी से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी शनिदेव के साथ, उनके मार्गी प्रभाव को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।